Hello students, today we discuss another chapter of Indian economy. The name of the chapter is Indian economy 1950 to 1990. In this chapter, topic to be discussed, come to know the goal of India's 5-year plan and know about the development policies in different sectors such as agriculture and industries from 1950 to 1990. And next one, the learn to think about the merits and limitation for a regulated economy. During this period, Indian economy as a regulated economy. Now we start in the word of 5-year plans. The central objective of planning in India to initiate a process of development which will raise the living of standard and open out the pupils new opportunity for a richer and more varied life. It mean इनका प्राइम ऑब्जेक्ट क्या था 5-year प्लान का कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, रहने का रहन सहन है, जैसे वो रहते हैं, ब्रिक्स के मकान हो, पक्के मकान हो, उसके बाद सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, हेल्थ से अच्छे हों, स्किल्ड हों, तो वो सब किस में कंसिडर होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में। और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, उनको और आगे आगे उनका स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाना, ताकि एक अगर वो पीपल्स अगर स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ग्रोथ किसका हो जाएगा, कंट्री का हो जाएगा। क्यों? कंट्री की ग्रोथ है, कंट्री का जो भी, क्योंकि आपको पता है 1950 में रिसेंटली फ्री हुआ था और ऑब्जेक्ट क्या था कि उनको सभी पीपल की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छा करना। क्योंकि आपको आपने इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर कंडीशन कैसा था, डेमोक्रेसी कंडीशन कैसा था, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट 5-year प्लान का ऑब्जेक्ट ये था। और फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 1955 तक चला। अभी तक वैसे प्लान 5-year प्लान है वो 12th 5-year प्लान हो चुके हैं, तो हम वो बाद में डिस्कशन करेंगे। नाउ जब इंडिया फ्री हुआ था तो 3 टाइप की इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर वर्ल्ड में फेमस था। अब इंडिया के पास एक क्वेश्चन था कि किस इकोनॉमिक को चूज करें। तो मेनली वर्ल्ड को अगर हम डिवाइड करें तो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी जो चाइना के अंदर है, और जैसा एक मिक्स इकोनॉमी इंडिया में। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, यानी मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, और मिक्स इकोनॉमी क्या होता है। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी होती है, उसके सामने चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो, जो हमने अभी नाम लिया, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। तो सबसे पहले उनके सामने 3 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस इन ए कंट्री। कौन सी गुड्स और कैसी गुड्स कंट्री में प्रोड्यूस की जाए। तो गुड्स, आपने ये जो तीनों क्वेश्चन है, जैसे अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद डिटेल देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, एंड सेकंड, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस्ड, एंड शुड प्रोड्यूसर यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल यानी मशीन फॉर द प्रोड्यूसिंग थिंग, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। एंड नेक्स्ट वन, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विस सर्विस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स। कैसे हम इसको अपनी जो गुड्स बनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हम 1 by 1 इसको लेते हैं। जैसे ये सब आपने इससे पहले आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक के इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि इकोनॉमी फेस द 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। सेम एज दिस प्रॉब्लम इज सेम ऑल 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी। व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस इन ए कंट्री। तो हमने ये पढ़ा था कि एक कैपिटल गुड्स बन सकता है, दूसरा कंज्यूमर गुड्स बन सकता है। कंज्यूमर कैपिटल गुड्स
और कंज्यूमर गुड्स का मतलब कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज़ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ठीक है, ये सब आपके कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स कौन सा होता है? तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, जस्ट लाइक मशीन, जो इतनी मशीन होती है वो सारी कैपिटल गुड्स होती है। अब इसके बाद कोई गुड्स बन गया जो चाहे कंज्यूमर बने या कैपिटल गुड्स बने, तो अब क्या करना है? अब इस गुड्स बनने के बाद क्या करना पड़ेगा? हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विस टू बी सर्विस बी प्रोड्यूस। अब कैसे प्रोड्यूस करें? तो इसको बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, चाहे वो लेबर से, ह्यूमन लेबर से करें या मोर कैपिटल से करें, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। सो इस वक्त इस प्लान जिस कंट्री के पास लेबर फोर्स ज़्यादा है, जैसे चाइना या इंडिया, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करे और करने की कोशिश करेगी। और कैपिटल इंटेंसिव जस्ट लाइक जिसके अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो कैपिटल या मशीन टेक्निक को यूज करेगा। अब हम बात करते हैं, अब ये गुड्स बन गया, मशीन से बना। पहले क्वेश्चन आया कि क्या गुड्स बनाए, कैपिटल या कंज्यूमर, तो आंसर मिला कि दोनों में से कुछ बना सकते हैं। अब कैसे इसको बनाएं, चाहे मशीन से बनाएं या लेबर से बनाएं या मशीन से बनाएं। अब इसके बाद ये जो गुड्स बन गया, अब ये सर्विस बन गया, तो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये प्रॉब्लम है। इस सब की प्रॉब्लम में एक नाम आता है, इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक आता है मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई इस चीज़ को डिसाइड कर सकती है, इन प्रॉब्लम को डिसाइड कर सकती है कि क्या हमको बनाना है, कैसे बनाना है और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिमांड एंड सप्लाई को बोलते हैं मार्केट फोर्स। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आई कैसे? तो सबसे पहले आपको पता होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। इनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, कब पब्लिश हुआ? 1776 में। तो ये कैपिटल इकोनॉमिक्स होती क्या है? इन द मार्केट इज कॉल्ड द कैपिटलिज्म एंड ओनली थ्रू द कंज्यूमर गुड्स टू बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड। जिसका डिमांड है मार्केट में उसको प्रोडक्शन करना है। जैसे गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन डोमेस्टिक और द फॉरेन मार्केट, जिसमें आप कंट्री को जिसमें इकोनॉमी को लगता है कि फ़ायदा कौन सी गुड्स बनाने में, उसी को बनाएगी, चाहे उसकी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में हो या इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे अगर हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, कार का एग्जांपल लेते हैं कि कार का अगर डिमांड ज़्यादा है तो कार बनेगी। अगर हम बात करें बाईसाइकिल का तो साइकिल बनेगी। अगर जो भी है मोबाइल का डिमांड है तो मोबाइल बनेगा। तो ये सब किसको देख के बात करता है? जिसमें कंज्यूमर की बात करो। अब इफ़ द लेबर इज़ चीपर देन कैपिटल मोर लेबर इंटेंसिव, जब लेबर सस्ता मिलेगा तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा, और जब उसको कैपिटल सस्ता मिलेगा तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि इस कैपिटल इकोनॉमी का एक ही प्राइम मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट बनाना। ये उनके लिए बनाएगा, गरीबों के लिए नहीं बनाएगा। ये उनको देखेगा जिसके पास पैसा ज़्यादा है उनसे वो पैसा अपनी तरफ लेगा। इन ए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिक व्हाट पीपल नीड बट इन द बेसिक ऑफ परचेजिंग पावर। लोगों को क्या चाहिए वो नहीं, वो देखते हैं कि परचेजिंग पावर कितनी है। जैसे एप्पल कंपनी को पता है कि अमेरिकन्स की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो वो एप्पल का नया वर्जन लेके आता है और सबका प्राइस हमेशा उन सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो देखता है कि पीपल्स का बेसिक जो नीड्स है उसको नहीं देखता, वो देखता है कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। इन द स्टेट इज़ नॉट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज़ नो रोल इन मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। अब जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैसा प्राइस रखना है, क्या क्वालिटी रखना है, क्या क्वांटिटी रखना है, इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? एक इंडिविजुअल फर्म डिसीजन लेती है या इंडस्ट्री डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। और ये जो टाइप की इकोनॉमी है ये टाइप की इकोनॉमी है अमेरिका में। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी
ये जो आइडिया दिया था वो जर्मन जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स ने दिया था। अब इन्होंने क्या बोला, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट, अब इसमें जस्ट अपोजिट है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, यानी कि मार्केट इकोनॉमिक का जस्ट अपोजिट है। इसमें सारे रूल रेगुलेशन जो भी होगा वो गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट का कोई रोल नहीं होगा। तो सोसाइटी गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस in accordance with the need of society. It is assumed that the government know what is good for the peoples or for the country. अब किसके लिए कैसी गुड्स बनानी है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। एंड सो द डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर आर नॉट बी गिवन मच इम्पोर्टेंस। अकेले की बात नहीं करेगा वो, अकेले आदमी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो कहेगा सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर सोसाइटी को एक गार्डन की ज़रूरत है तो वो गार्डन बनाएगा पहले। वो सोसाइटी को अगर एक कम फीचर्स का भी मोबाइल चाहिए तो वो कम फीचर का मोबाइल बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबका बेनिफिट देखेगा। एंड द गवर्नमेंट डिसाइड टू हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब के सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इन स्टेट इकोनॉमी डिसीजन रिलेटेड टू सप्लाई एंड प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑल सेगमेंट ऑफ टेकन बाय द स्टेट ओनली, यानी कि चाहे वो किसी का डिसीजन हो, सप्लाई का, प्राइस का, जो भी डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट खुद लेगा। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी हैज़ नो प्राइवेट कंपनी या प्रॉपर्टी विच द एवरीथिंग इज़ नॉन बाय द स्टेट, यानी सबके सबका स्टेट का है। जैसे क्यूबा के अंदर है और चाइना के अंदर है। ये सूटेबल एग्जांपल है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक के। इसमें एक सब के सब कौन रूल एंड रेगुलेशन कौन गवर्न करता है इकोनॉमिक के बिहाफ पर, वो सब स्टेट ही यानी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। उसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का, कोई प्राइवेट का कोई रोल नहीं है। सब प्रोडक्शन कितना करना है, क्वालिटी क्या है क्या नहीं, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब आपने दो इकोनॉमी पढ़ी, एक मार्केट इकोनॉमी, उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, और दूसरा हमने पढ़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इन दोनों में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, वो आया था ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। और ये किन्होंने बताया था, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने बहुत डिटेल से डिस्कशन किया वो जॉन मेनार्ड किन्स ने किया। उनकी बुक का नाम है द जर्नल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। इन्होंने उस वक्त क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट, डाउनफॉल इन द डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस जो हुआ था वो सारी की सारी बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें मार्केट में जो डिमांड ही नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि पैसा नहीं था, जो बहुत प्रॉब्लम थी, तो ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम आया। तो इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हुए अब इन सब प्रॉब्लम को किन्स ने सोल्यूशन दिया कि आपको गवर्नमेंट को इसमें कुछ इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो कैपिटलिस्ट जो बोलते हैं एडम स्मिथ, उन्होंने बोला कि मार्केट को खुला छोड़ दो, कि जो डिमांड एंड मार्केट फोर्स से हो जाएगा डिसाइड वो करेगा। और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में हमने बात किया, सोशलिस्ट इकोनॉमी में बात किया, उसमें ये बात किया सारा का सारा गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो सब इसलिए किन्स ने क्या डिसीजन दिया, जब ये डिप्रेशन आया तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कुछ रोल होना चाहिए इकोनॉमी में, जो क्या कर सके, कुछ जो मार्केट में अगर डाउनफॉल आए या कुछ रिसेशन जैसी प्रॉब्लम आए तो गवर्नमेंट उसको अपने टेक ओवर में ले ले और ये इकोनॉमिक के बेनिफिट के लिए वर्क करे। जैसे गवर्नमेंट क्या करे कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करे, जैसे इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दे, डिस्क्रिमिनेट फिजिकल पॉलिसी अगर उसको चेंज करे, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो गया था, लोअर इंटरेस्ट रेट, जस्ट लाइक चीप मनी सप्लाई। तो ये सब मार्केट को बूस्ट करने के लिए, डिमांड बूस्ट करने के लिए ये सब सजेशन किन्स ने दिए। तो मिक्स इकोनॉमी क्या था, द गवर्नमेंट एंड मार्केट, गवर्नमेंट एंड मार्केट टुगेदर, यानी दोनों करेक्टरिस्टिक का मिलाकर एक इकोनॉमी का बनाया, उसका नाम है मिक्स इकोनॉमी। तो अब उसमें जैसे आप एग्जांपल समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। अब इसमें मिक्स इकोनॉमी में हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे हमने पिक्चर देखा था इंडियन इकोनॉमिक का एग्जांपल लिया था। तो इंडिया इकोनॉमी में देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, और
प्राइवेट एयरलाइंस भी है, गवर्नमेंट के एयरलाइंस भी है, और प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जैसे बीएसएनएल भी है, और प्राइवेट जो वोडाफोन वगैरह भी है। तो ये सब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की दोनों करेक्टरिस्टिक जिस मार्केट इकोनॉमी में होता है, जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी दोनों का करेक्टरिस्टिक होता है, उसको हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें बात करते हैं द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द थ्री क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom to produce. What to produce, how to distribute, या for whom to produce. In the mixed economy, the market will provide whatever goods and service it can be produced well, and government will be provide essential goods service the market fail to do. यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर जो गुड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो एडिडास का जो शूज़ है वो गरीबों को देख के नहीं बनाएगा, वो अमीरों की परचेजिंग पावर देख के बनाएगा। यानी कि ये कौन सी मार्केट का एग्जांपल है? ये मार्केट इकोनॉमिक का या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जांपल है। तो अगर जो गुड्स प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहा, उसको गुड्स को कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगा। तो मिक्स इकोनॉमी में आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स का। अब गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे कि उसमें सभी लोअर क्लास के स्टूडेंट्स भी, जो यानी लोअर क्लास का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक लोअर क्लास, ठीक है, इकोनॉमिक लोअर क्लास के स्टूडेंट भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें रिच पर्सन, जो सोसाइटी के पर्सन होते हैं, वो जनरली अपने बच्चों को उसमें डालते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो कौन ऑपरेट कर रहा है? गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। बट जो बाकी जो स्कूल्स हैं वो कौन है? रिच पर्सन्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, वो अपने बच्चों के हिसाब से वो अपने प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। वैसे ही एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ बेस्ट, बट आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पुअर पर्सन ज़्यादा जाते हैं, और रिच के लिए वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं। अब उस प्राइवेट में वो हाई चार्ज करते हैं। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए था, गवर्नमेंट इस मिक्स इकोनॉमी में वो सोशल वेलफेयर को भी देखता है, तो वो लोअर क्लास को भी देखता है, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को भी देखता है। तो उसके लिए वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के कुछ एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो अपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मिक्स इकोनॉमी इंडिया के अंदर अब जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें वो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक यूज होती है, एक तो मार्केट इकोनॉमी की, दूसरा सोशलिस्टिक इकोनॉमिक। अब हम डिस्कशन करेंगे प्लान की। तो अब प्लानिंग कमीशन बना, तो उससे पहले हम देखेंगे कि प्लान क्या है। प्लान एक प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ गोल दैट एन इकोनॉमी वांट टू अचीव विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक गवर्नमेंट एक अपना ऑब्जेक्ट लिस्ट बना लेती है, और ऑब्जेक्ट का लिस्ट होता है वो क्या क्या उसको अचीव करना है, क्या करना चाहिए। एक ग्रोथ चाहिए, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है, पॉवर्टी रिमूव करना है, ये सब उस गवर्नमेंट अपना एक लिस्ट बनाती गोल की, उनको अचीव करने। कब? एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 ईयर प्लान, ठीक है, उसके बाद 20 ईयर्स प्लान, ठीक है, 15 ईयर्स प्लान। ये गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लान्स बनाए थे। ये एक, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का प्लान पूरी कंट्री को लेके चलना है, तो अब वो एक दिन में या एक महीने में तो नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया वो एक लंबी लिस्ट थी, और उसको कैसे करना था, अब वो एक महीने में नहीं हो सकता था। तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक लॉन्ग टाइम के प्लान बनाए, 5 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स। अब फर्स्ट blueprint of the Indian planning was proposed by the popular civil engineer and ex-Diwan of Mysore, M. Visvesvaraya. M. Visvesvaraya. इनका बुक का नाम है द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पब्लिश इन 1934। द वेरी फेमस बुक, आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। अब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी resolution of डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टिंग इन आउट 1950। अब उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया, और प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, और प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन का में चेयरपर्सन होते हैं। अब प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950 में।
1950 में प्लानिंग कमीशन बना और उसमें जो चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस वक्त वो चेयरपर्सन थे। अब इसकी जगह अब बात करेंगे, प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया और नीति आयोग हो गया, हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अब जो प्लानिंग जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं इसको कैसे मॉनिटरिंग करने का, इस प्लानिंग कमीशन को, उसके लिए एक काउंसिल बनाई, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अगस्त 1952 में। देन अब जो प्लान का जो आइडिया आया वो किस से इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, वो सोवियत यूनियन से यानी रसिया से इस प्लान को अडॉप्ट किया। तो इस वजह से इंडिया का जो प्लानिंग का आइडिया जो लिया इंडिया ने, वो सोवियत यूनियन से लिया। और इंडियन के जो प्लानिंग के आर्किटेक्चर है, इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्चर का अगर नाम लिया जाए तो उनका नाम है पीसी महालनोबिस, यानी कि प्रशांता चंद्रा महालनोबिस। इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान की जो थीम थी, सेकंड 5 ईयर प्लान 1955 से स्टार्ट हुआ और वो कब तक चला, 1960 तक। तो इस प्लान की जो थीम थी वो जो दिया था वो पीसी महालनोबिस ने दिया। तो इनको इसी वजह से इनका नाम द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग बोलते हैं। ये MCQ का क्वेश्चन है कि हु इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो इनका नाम है पीसी महालनोबिस। इन्होंने अपने प्लान जो दिया उनमें बोला कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है और में फोकस करने के लिए, इंडस्ट्रियल फोकस करने के लिए फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। तो इनके टाइम में ही राहुल केला, भिलाई और दुर्गापुर में इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुआ। अब हम डिस्कशन करेंगे द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो मेन जो गोल्स हैं 5 ईयर प्लान्स के वो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। तो वन बाय वन इन सब का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ। ओके, ग्रोथ में हम डिस्कशन करते हैं। ग्रोथ तो प्राइम फोकस था इंडिया का जो ग्रोथ रेट ज़्यादा करना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही कम थी, लेस देन 2% से भी कम थी। तो अब इसमें क्या है, द इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, यानी कि कंट्री के देश के अंदर ही उस गुड्स को बनाने का ऑब्जेक्ट था। अब क्या था, अब जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, यानी कि एक साल के अंदर या फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री की बाउंड्री लाइन में, सपोज ये कंट्री की मान लो बाउंड्री लाइन है, इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन होगा, चाहे इसके अंदर या इसकी वजह से यहाँ की जो ओशन की पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन एज वेल एज ओशन की बाउंड्री लाइन है, उसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा वो एक कंट्री के जीडीपी में काउंट होता है। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है एक कंट्री की पॉलिटिकल और ओशन की बाउंड्री लाइन में या पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन में, उन सबको हम जीडीपी में कंसीडर करते हैं। तो ये क्या प्राइम फोकस था कि कोई भी चीज़ को, जो गुड्स एंड सर्विस को क्या बनाना, कंट्री के अंदर बनाना। इट मे बी पॉसिबल दैट द गुड्स एंड सर्विस दैट आर प्रोड्यूस मे नॉट बी बेनिफिट द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ऐसा नहीं है कि क्या अगर जीडीपी बढ़ जाएगा तो सभी को फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओनली अ फ्यू ऑन हाई लेवल ऑफ लिविंग एंड मनी इनकम में गेट द शेयर ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कि बना दे और सबको कर दे। तो जीडीपी जब बढ़ता था तो इसमें बढ़ाने के साथ साथ में एक फोकस मेन रखा कि सभी को एक साथ ही सबको इसका फ़ायदा मिले। तो लेकिन जीडीपी जब बढ़ता है तो इसमें कुछ जो एरिया को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं और कुछ एरिया के जो पर्सन्स होते हैं उनको थोड़ा सा इकोनॉमी बैकवर्ड होते हैं। तो अब जीडीपी जब बढ़ेगा तो कंट्री की ग्रोथ रेट भी इंक्रीज होगा। देन जीडीपी इज कंट्रीज ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब डिफरेंट सेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक इंडस्ट्री सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। तो आपने ये पढ़ा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है जो हमारा नेचुरल रिसोर्स से हम जो काम करते हैं, फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इंडस्ट्री सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग। और सर्विस सेक्टर में जो जितनी भी सर्विस है, टीचर का, डॉक्टर का और बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, ये सर्विस सेक्टर में आता है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलते हैं टर्टियरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड
टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर. द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ईच देयर सेक्टर मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक. यानी कि अगर इन सब का जो स्ट्रक्चर बढ़ेगा, यानी कि इनका जो शेयर्स बढ़ेगा, तो इसमें कंट्री में ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा. इन सम कंट्री ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन मोर देन जीडीपी. यानी कि कुछ कंट्री में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और सम कंट्रीज ग्रोथ रेट इन सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज़ मोर देन जीडीपी. यानी कि देखो 3 सेक्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक टेरिटरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है. अगर एग्रीकल्चर किस सेक्टर में ज़्यादा होता है तो उसमें, यानी कि कहने का मतलब जिस सेक्टर में एग्रीकल्चर ज़्यादा है कुछ कंट्री में, तो उसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. यानी कुछ सेक्टर में एग्रीकल्चर का जीडीपी में बहुत ज़्यादा शेयर्स है. किसी सेक्टर में, यानी कि अगर चाइना की बात करें, चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जीडीपी का सबसे ज़्यादा पार्ट है. और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो उसमें टेरिटरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका, जीडीपी में सबसे ज़्यादा पार्ट है टेरिटरी सेक्टर का. सेकेंडरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का, वो चाइना का है. और एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंट्रीज़ हैं, उनमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है. मगर इसमें एक बात बोली जाती है कि जिस कंट्री में सर्विस सेक्टर यानी टेरिटरी सेक्टर यानी थर्ड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, यानी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, उस कंट्री की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होती है. ये एक इकोनॉमिक डेवलप कंट्री का पैरामीटर्स है. और जिस कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर इट मीन फर्स्ट सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, उस कंट्री की ग्रोथ रेट कम होती है. तो ये एक इकोनॉमिस्ट का एक दिया हुआ स्टडी का एग्जाम्पल है. देखो इसमें देखेंगे द डेवलप कंट्री डेवलप द अंडर द स्ट्रक्चर चेंज. जो हमने सेक्टर स्ट्रक्चर की बात की, अब हम बात करते हैं हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट. द सेक्टर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज मोर टू द जीडीपी देन द अदर 2 सेक्टर. यानी कि कहने का मतलब जिस सेक्टर में यानी कि जिस सेक्टर में सर्विस सेक्टर का रोल ज़्यादा है, यानी कि टेरिटरी सेक्टर का रोल ज़्यादा है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, उस कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है. इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी मोर देन 50%. कब, जब हम आज़ाद हुए थे, 1950 की बात कर रहे हैं. अब बट इन द 1990 द सर्विस सेक्टर कितना हो गया, 42.59%, अप्रोक्सीमेटली 41% हमने शेयर किसका बढ़ा लिया, सर्विस सेक्टर का बढ़ा लिया. इसका मतलब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव किस में कर लिया, सर्विस सेक्टर में कर लिया. मोर देन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड लाइक व्हाट वी फाइंड द डेवलपमेंट नेशन. तो हम इसके अंदर क्या हुआ, जिस सेक्टर देखो द फेनोमेना ऑफ द ग्रोइंग ऑफ शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर एक्सीलरेट इन द पोस्ट 1950. यानी कि इसका जो हमको रिजल्ट कब मिला, 1991 के बाद अपने रिजल्ट मिला. क्योंकि हमने क्या कर लिया था, हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव किस पे कर लिया था, सर्विस सेक्टर में कर लिया था. और हमको पता है कि जिस कंट्री में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उस कंट्री का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है. और इंडिया के अंदर क्या है कि जब हम दोबारा बताते हैं, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 50% था 1950 तक. अब इसमें इंडिया ने चेंज कर लिया, कब, 1919 तक कितना आ गया, हमने अपने जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको लगभग हमने उसके नियर अबाउट लाने के लिए वो सर्विस सेक्टर में चले गए. जो एग्रीकल्चर के सेक्टर की तरफ से मूव करके किस में चले गए, सर्विस सेक्टर में चले गए. तो इसका मतलब इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हुई थी. वो कब हमने बात करेंगे, 1951 में, 1991 में. और ये हम डिस्कशन करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ग्लोबलाइजेशन में. नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है, तो मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विस टू हैव द अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी. हम जो टेक्नोलॉजी जो है वो उसको नया करना, उसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन. द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स विल राइज द प्रोडक्टिविटी एंड कॉन्सिक्वेंसली द इनकम ऑफ द पीपल दैट विल फर्दर राइज इन डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस. तो अब देखो, जब मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो हम नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. तो नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मशीन से करेंगे प्रोडक्शन. जब मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा.
और टाइम कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी कम आएगी। जब कॉस्ट कम आएगी तो उसका प्राइस कम होगा। जब प्राइस कम होगा तो सिंपल सा, जब प्राइस कम होगा उस चीज़ की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंडिया का जो ऑब्जेक्ट था सेकंड, वो था मॉडर्नाइजेशन करने का, यानी कि नई टेक्नोलॉजी यूज करने का। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही नहीं होता है कि हमको सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। इसकी जगह हमें क्या करना है, कुछ सोशल आउटलुक भी देखने हैं। सोशल आउटलुक का मतलब है वुमेन शुड बी हैव बी सेम राइट एज मेन, यानी कि इसमें सोसाइटी में फीमेल्स को भी इक्वल राइट देना, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। द ट्रेडिशनली सोसाइटी वुमेन आर सपोज द रिमेन ऑफ द होम वाइल मेन वर्क, यानी कि वो घर में रहती थी और वो मेन वर्क करता था। मॉडर्न सोसाइटी मेक द यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन्स इन वर्क प्लेस, जैसे इन बैंकिंग सेक्टर, फैक्ट्रीज, स्कूल्स। अब देख सकते हैं आर्मी में भी है, अब तो इंडियन आर्मी में भी देखेंगे, एयरफोर्स है, ठीक है, उसमें भी हमारी फीमेल्स को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इन सच सोसाइटी मोस्ट कंसेशन इज आल्सो प्रो, यानी कि हमको बहुत ज़रूरी है इन एरिया में। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना, इसके साथ यूज़ करने के साथ साथ हमें वीमेंस को इक्वल राइट देना है मेन, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के अंदर हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर हो, उन सब में इक्वल राइट देना। तो हम इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि ये सब पिक्चर क्या बता रही है, इक्वल राइट के बारे में बता रही है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब, जब इंडिया आपको पता ही था 1947 में रिसेंटली फ्री हुआ था, अब गवर्नमेंट का एक प्राइम ऑब्जेक्ट था कि हमें अपने आप को अब सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो सेल्फ डिपेंडेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने लेवल पर, यानी डोमेस्टिक लेवल पर ही गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ए नेशन कैन प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय द यूजिंग द ओन रिसोर्स और बाय द यूजिंग ऑफ रिसोर्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम अदर, यानी कि किस में करना, यूजिंग रिसोर्सेज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन, यानी अपने रिसोर्स को या अपने कोई विदेश से रिसोर्स को इंपोर्ट करके भी हमें उसको क्या अदर रिसोर्स का करना, इंपोर्ट करके भी करना, और डिक्रीजिंग द इम्पोर्ट ऑफ अदर दोज गुड्स एंड शुड बी प्रोड्यूस इन डोमेस्टिकली, यानी उस गुड्स का हमको इंपोर्ट नहीं करना, हमें सबसे पहले हमारे ओन रिसोर्स यूज़ करने हैं, या हमें किसी रिसोर्स को फ़ौरन से इंपोर्ट भी करना पड़े, लेकिन हमें जो गुड्स यहाँ पर जो बन रही है उसको क्या नहीं करना, फ़ौरन से इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना या डिस्करेज करना। Then the policy was considered a necessity in order of reduce the dependence of the foreign country, especially for the food। हमारा ये प्राइम फोकस था कि हम किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, स्पेशली फूड आइटम में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंस की ऑब्जेक्ट रखा प्लानिंग 5 ईयर प्लान में। तो अब यानी कि हमें गवर्नमेंट को खुद को ही यहाँ पर अपने रिसोर्स से कुछ गुड्स और सर्विसेज को बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। और नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी देखो, अब पहले हम इक्विटी समझने से पहले एक पिक्चर, ये इस पिक्चर को देखेंगे। ये इक्वलिटी की बात कर रहा है और इक्विटी की बात कर रहा है। इक्वलिटी का मतलब होता है सबको एक जैसा देना। जैसे अगर हम बात करें कि सबको एक जैसा चीज़ देना, जैसे अगर इस पिक्चर की बात करते हैं, ये कोई एक बाउंड्री वॉल्स है, इसमें 3 डिफरेंट हाइट्स के पर्सन्स हैं। तो सबको अगर इक्वल देने का मतलब सबको हमने एक जैसा स्टूल दे दिया। तो एक जैसा स्टूल देने से क्या हो गया, तो जो बड़ा था उसको स्टूल देना एक हमारे लिए अच्छा नहीं था। देखो इक्विटी के अंदर क्या है, हमने दिया, देखो यहाँ पर दिया, तो इसको तो ये तो और देख सकता था लेकिन फिर भी देख रहा है, इसको हम देख सकते हैं ये और भी देख रहा है। ये जो इसको मिला, इसको तो बिल्कुल भी फ़ायदा ही नहीं हुआ, यानी कि कुछ फ़ायदा बिल्कुल भी इस थर्ड पर्सन को नहीं हुआ। अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी एक वाइड कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू इक्वलिटी के। इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी का कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं दें, और जिसको ज़रूरत है उसको, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा दें, और जिसको कम ज़रूरत है उसको कम दें। तो यही है इक्विटी का कॉन्सेप्ट जो इकनॉमी ने 5 ईयर प्लान ने अडॉप्ट किया कि हमें उसको देना है जो सबसे ज़्यादा नीडी है, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको हम नहीं दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं एलपीजी सिलेंडर का, कि गवर्नमेंट कहता है कि जिनका
सैलरी जो 10 लाख से एनुअल इनकम से ज़्यादा है उसको सब्सिडीज नहीं मिलेगी, उससे कम को मिलेगी। तो ये किसका एग्जांपल, इक्विटी का एग्जांपल है। जो नहीं है उसको दे रहे हैं, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं दे रहे हैं, और जिसको ज़रूरत है उसको हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी, द ऑब्जेक्टिव आंसर द बेनिफिट ऑफ द हाई ग्रोथ एंड शेयर बाय द ऑल द पीपल्स इक्वली and hence the not only the leads of reduction of the inequality of income। तो हमें बात कर रहे हैं इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। तो हमें क्या करना है, अपनी सोसाइटी को इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्विटी के देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और टू द बेसिक नीड्स ऑफ सच एज फूड्स एंड डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ एंड इक्विलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। हमें इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब यहाँ पर आता है जिसके पास जो, यानी कि हमको टैक्स लगाना है, तो हमको टैक्स लगाना है तो हाई प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना है, ज़्यादा टैक्स लगाना है। जिसकी इनकम ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स देना है, जिसको इनकम नहीं है उसको टैक्स नहीं देना। तो ये किसके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात आ गई। हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उसके बाद एजुकेशन देना, और एक बढ़िया रहने के लिए डिसेंट हाउस देना, फूड फैसिलिटी देना। तो ये सब किसके अंदर आता है, इक्विटीज़ के अंदर आता है। थैंक यू।